हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर राघवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। सो गाइज, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आज जो हम जानने वाले हैं, करने वाले हैं, वो करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, मजेदार और झमाझम क्लास, जो कि होगी क्वेश्चंस या एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हम सभी ने पिछली क्लास में किया था। यस और नो, और डिटेल में जाना था सारी बातों को। सो गाइज, आप सभी लोग यहां पर हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और मजा आ जाए ऐसा आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। सो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये कौन है? ये भाई साहब कौन है हमारे? ये भाई साहब कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भाई साहब हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं किसके? भारत सरकार के, या आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बोलो यस और नो। जिनका नाम है कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। और मैं आपको बता दूं, इनका अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो बेसिकली डिसाइडेड नहीं है, पर ऐसी कॉमनली तौर पर अगर आप बात करें तो लगभग 3 वर्षों तक ये रह सकते हैं। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इट विल बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। इट विल बी एक्सटेंडेड। अगर सरकार को लगता है कि इसे बढ़ाना चाहिए तो सरकार बढ़ा भी सकती है ना? तो कॉमनली आप कह सकते हैं इस तरीके की बातों को। ठीक है। सो गाइस, बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है आप सभी की स्क्रीन पर? ये रहा पहला क्वेश्चन ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है, ये आप सभी को बताना होगा। क्या है? पहला ऑप्शन है रिवाइविंग द इकोनॉमी, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, सेविंग इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, सेविंग लाइव्स थ्रू कोविड वॉरियर्स। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो आप सभी को दिख रहा होगा पहला जो यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो झमाझम उत्तर है, झमाझम आंसर है, उसका नाम क्या है? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 की जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसकी थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। जीवन को बचाना है और जीविका को बचाना है। बात क्लियर? नाउ गाइज, मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है द सर्वे, it means the economic survey expects the Indian economy to grow by what percentage? जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है वो कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट ग्रो करेगी। तो मैंने आपको बताया था वी सेव्ड रिकवरी है हमारे यहां पर। बोलिए यस और नो। जिसमें मैंने कहा था पहले हमारी जीडीपी जो गिरी वो -7.7 का कंट्रैक्शन था, और जो उठ रही है, जो क्या हो रही है, उठ रही है, उसमें आईएमएफ कह रहा है
कि हमारी जीडीपी 11% के आसपास का क्या लेके आएगी, ग्रो लेके आएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी जो होगा 11% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी हमारे जीडीपी में। मुद्दा क्लियर। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखते हैं और समझने का काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं और समझने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है द सर्वे एक्सपेक्ट्स नॉमिनल जीडीपी टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट। मतलब कहने का जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो कितने प्रतिशत ग्रो करेगी, है ना। तो मैंने आप सभी को बताया था कि एक आपका पार्ट है रियल जीडीपी का, दूसरा जो पार्ट है वो है नॉमिनल जीडीपी का। क्या है, पहला जो है वो आपका रियल जीडीपी का और दूसरा जो है वो पार्ट है नॉमिनल जीडीपी का। बोलिए सुनो, नॉमिनल जीडीपी में क्या है, मैंने आप सभी को बताया था कि यहां पर इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस नहीं, इंक्लूडिंग ऑल द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो मैंने ये कहा था कि जो नॉमिनल जीडीपी होगी इसमें इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होगा। लेकिन जो रियल जीडीपी होगी इसमें एक्सक्लूडिंग, मतलब कहने का इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होगा। क्या नहीं शामिल होगा, इन्फ्लेशन शामिल नहीं होगा। इसमें इन्फ्लेशन शामिल है, जिसके कारण जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी अब नॉमिनल कितनी है, नॉमिनल है 15.4%, रियल कितनी कह रहा है 11%। तो अगर आप यहां देखेंगे तो नॉमिनल ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। क्या होगा, सी। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो जो ग्रो करेगी वो कितनी करेगी, 15.4%। कितनी करेगी, 15.4%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन ये कह रहा है इन वैल्यू टर्म्स, वैल्यू के टर्म्स में हाउ मच विल बी द जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कितनी होगी ये आपको बताना है। अब मेरी बात को सुनिएगा पहले और ध्यान से जानने की कोशिश करिएगा। 2019-20 की अगर मैं बात करता हूं तो कहते हैं जो हमारी जीडीपी थी वो 145.7 लाख करोड़ की थी। ठीक है, पर मैंने इसमें कहा आपसे कि हमारी जीडीपी में माइनस का 7.7% का कंट्रक्शन आया या कंट्रक्स हुआ, कमी हुई 7.5% से भी ज्यादा, माइनस का 7.7% के आसपास पर जब कंट्रक्शन हुआ तो जीडीपी क्या करेगी, गिरेगी। तो हमारी जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में घट गई, यहां से कितनी घटी, 7.7%। तो ये वैल्यू आई लगभग 134.4 लाख करोड़। कितनी आई,
134.4 लाख करोड़ की वैल्यू आई। अब अगर मैं आप सभी से बात करूं और समझाऊं, आपको क्या समझाऊं और बात कहूं कि 134.4 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, इसमें अब कहा जा रहा है कि जो अगली जीडीपी ग्रोथ है 2021 और 2021-2022 की, इस फाइनेंशियल ईयर में ये 11% बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 11% बढ़ेगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, 12% भी हो सकती है, पर 11% कह रहा है आईएमएफ। तो अगर हम 11% देखें इसका, तो इसमें मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 13 हम जोड़ देंगे, 13 जगह जुड़ेगा, तो ये लगभग कितनी हो जाएगी? 149.2 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए, 149.2 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी होगी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा। आपसे 2019-20 में जीडीपी कितनी थी पूछ सकता है, वैल्यू याद होनी चाहिए। कितने का कंट्रक्शन हुआ? माइनस का 7.7 का कंट्रक्शन हुआ, जो घटी जीडीपी घट के 2020-21 में कितनी आई? 134.4 लाख करोड़ रुपए। और उस 134.4 लाख करोड़ में जो 2020-21-22 के फाइनेंशियल में जीडीपी का ग्रोथ है वो 11% कहा जा रहा है, जो कि लगभग 149.2 लाख करोड़ रुपए होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी ऑल्सो। सो गाइज, आई होप सो इज इट क्लियर टू यू। सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है ऑफ द टारगेटेड 2.1 व्हाट 2.1 लाख करोड़ बाय 20th January 2020 when the government was able to earn। एक्चुअल में गवर्नमेंट का टारगेट था 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का। किसका? डिसइन्वेस्टमेंट का। सरकार अपनी कई सारी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचना चाह रही थी। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट थे वो टारगेट थे 2.1 लाख करोड़ के, पर 2021 के जनवरी तक सरकार ने किए कितने? दैट इज मोर देन 15,000 करोड़। एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करोगे तो 15,220 करोड़ रुपए का सरकार क्या कर पाई? डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई। क्या कर पाई मेरे भाई? डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई है, और क्या क्या करना चाहती थी वो भी जान लीजिए। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहां से कुछ शेयर सरकार सेल करना चाहती थी। IRCTC जो इंडियन रेलवे का कैटरिंग और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसका जो है इसका भी शेयर ला करके सरकार बेचना चाहती थी। हालांकि इसमें सरकार ने कुछ हिस्सा बेचा भी है, यह बात ध्यान रखिएगा, इसमें सरकार ने कुछ हिस्सा बेचा भी है। अब अगर हम बात करें तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? दैट इज व्हाट? ए। अगर आप कहें कि सरकार क्यों नहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई, सरकार ने अपने टारगेट क्यों नहीं पूरे कर पाए? अगर सरकार करना चाह रही थी 2 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट, 2.1 और 2 लाख करोड़ एक ही बात होती है, एग्जाम में कई बार अप्रोप्रिएट वैल्यूज भी दी होती हैं, ठीक है। तो इतने का जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाहती थी वो कहां करना चाहती थी, किन कंपनियों में करना चाहती थी? अगर आपसे ये पूछा गया तो आप क्या बताएंगे? LIC में करना चाहती थी, कंटेनर इंडिया लिमिटेड में करना चाहती थी, शिपिंग कॉरपोरेशन में करना चाहती थी,
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में करना चाहती थी? बोलिए, ये वो प्लेसेस हैं जहां सरकार बीपीसीएल में भी करना चाहती थी, जहां सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाह रही थी। इस वजह से ही इन शेयरों की जो एक्चुअल कीमत है, इनकी जो एक्चुअल कीमत है वो कुछ और है, और जैसे ही पता चला कि प्राइवेटाइज हो रहा है या जैसे ही पता चला कुछ हिस्सेदारी बेची जा रही है, वैसे ही यहां पर शेयर्स ने अपने दाम बढ़ाने हाइक कर दिए। मैं आपको बताऊं, इसके दाम बहुत बढ़ गए। ये 30 रुपए के आसपास का हुआ करता था, ये बढ़ करके 50 रुपए 60 रुपए हो गया। ये आपका 100-150 का हुआ करता था, ये 300 रुपए का हो गया। क्यों? डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। दैट इज द रीजन। ठीक, बात क्लियर हुई सभी को? अब मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, जो आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सर्वे टर्म्स इट एज a sui generis या sui generis case in strategic policy making। मैंने अभी sui generis के ऊपर बात की थी। sui generis का मतलब मैंने आपसे कहा था, it's a unique डिसीजन, यूनिक एक अद्वितीय कार्य जो भारत सरकार के द्वारा किया गया। क्या वो अद्वितीय कार्य था? कि भारत में सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, जिसके माध्यम से हुआ क्या? भारत में जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिसके माध्यम से हुआ क्या मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। जिसके माध्यम से भारत में हुआ ये कि जो दूसरी कोरोना की वेव थी, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड थी, वो नहीं आ पाई। जब नहीं आ पाई तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव हो गई। यस और नो? तो यहां पर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? कह रहा है इकोनॉमिक रिवाइवल विदाउट सेकेंड कोविड वेव। पहले ही मिल गया हमें तो आंसर क्या हो गया? ए। अब वो कह रहा है फास्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फास्टर इकोनॉमिक रिवाइवल अलॉन्ग विद द वैक्सीनेशन। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो सरकार ने यहां पे बहुत सारे यूनिक डिसीजन लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 4 पिलर स्ट्रेटेजी adopted by इंडिया। इनमें से वह कौन है जो कि 4 पिलर, 4 स्तंभों की ऐसी रणनीति थी जो इंडिया ने अडॉप्ट नहीं की? मतलब ये हुआ, यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसे इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया और 3 किए होंगे। यस और नो? ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल समझिएगा। कहा जा रहा है कंटेनमेंट, या कहा जा रहा है फिजिकल, या कहा जा रहा है फाइनेंशियल, और चौथा वैक्सीनेशन। और अब आपके यहां पर लिखा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? समझिएगा बड़े गौर से। सरकार ने यहां पर जो 4 पिलर अडॉप्ट किए वो कौन से हैं? पहला जो पिलर है वो है आपका कंटेनमेंट, दूसरा जो है दैट इज फिजिकल, तीसरा जो है दैट इज फाइनेंशियल, और चौथा जो है दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब आपके मन में आएगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है सरकार ने यहां पर कुछ ऐसे लॉज बनाए, लेबर लॉज बनाए। सरकार ने यहां पर फॉर्म लॉ बनाया। फॉर्म लॉ का मतलब जो एग्रीकल्चर बिल्स थे, एग्रीकल्चर लॉज बनाए। तो यहां पे सरकार ने ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म किए, जिनके माध्यम से सरकार ने कहा
कि ये वो 4 पिलर्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे या अपनी जीडीपी को बढ़ा लेंगे। अब आपके मन में आए कि अब ये क्या कह रहा है, नॉट, तो नॉट में क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेनमेंट है, फिस्कल है, फाइनेंशियल है, ये तीनों तो है, और वो कह रहा है नॉट अ पिलर, तो नॉट अ पिलर में क्या आएगा, वैक्सीनेशन इज नॉट अ पिलर। ठीक है, वैक्सीनेशन इज नॉट अ पिलर। चौथा कौन सा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, या कह सकते हो लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधार। क्या बोलते हैं इसे, लंबी अवधि के संरचनात्मक रिफॉर्म्स या सुधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये है जो कि आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द ग्रोथ वाज कुशन्ड from diving further down। What do you mean by this? इसका मतलब क्या है, due to which of the following reasons the growth was cushioned from diving further down। इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपको बताया था, ये समझा रहा था कि पहले आपको मैंने ऐसे फर्श पे गिराया, तो जब आप फर्श पर गिरे तो आपको क्या लगा, चोट लगेगी। लेकिन अगर मैंने वहीं पर डल्लप का गद्दा बिछा दिया, कुशन बिछा दिए, तो आप जब गिरेंगे तब आपको चोट नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट को कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना चाहिए। किसे बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना चाहिए। मैंने आपको बताया था जीडीपी व्हाट, जीडीपी इज नथिंग, जीडीपी इज ओनली सी प्लस आई प्लस जी। जी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, government expenditure, I is a part of private investment, and C is a part of private consumption, that is GDP। तो यहां जो होगा, यहां गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को यहां पर अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करना है, बढ़ाना है। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट्स को एक्सपेंडिचर को क्या करना है, बढ़ाना है। बात क्लियर। चलिए, एक्सपेंडिचर का मतलब है व्यय, व्यय मतलब खर्चा, खर्चा क्या करना है, अधिक करना है। ऐसी स्थिति में अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता हुआ और पहुंच भी चुका है। इसका आंसर आप सभी लोग बता पाएंगे। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाउ मच ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस इन फाइनेंशियल ईयर 2021। जो हमारा करंट अकाउंट पहले डेफिसिट होता था, वो क्या हो गया है, इस बार सरप्लस हो गया है। पहले देखिए मैं बता दूं, पहले हम लोग यहां पर अक्सर कहते थे डेफिसिट, अक्सर क्या, पिछले 17 सालों से हम यही कहते आए हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो करके सरप्लस है। वो भी कितना परसेंट, 2%। कितना भैया, 2%। तो क्या हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। कहा गया है अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स।
17 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू पैंडेमिक। ड्यू टू व्हाट? पैंडेमिक। जब पैंडेमिक हुआ तो ऐसी स्थिति में हमने इंपोर्ट कम किया, जो एक्सपोर्ट था वो हो ही रहा था। इस वजह से हमारी जेब से डॉलर कम गया। इस वजह से ऐसी घटना कहिए या ऐसा इवेंट हैपन हुआ कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट की जगह सरप्लस हुआ। ठीक, करंट अकाउंट में क्या आता है? मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। ट्रेड का लेखा जोखा होता है या ओवरऑल ट्रेडिंग का क्या आपने ट्रेड किया है ये होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट किया हो और चाहे वो इंपोर्ट किया हो। ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट किया हो और चाहे वो इंपोर्ट किया हो। इज इट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है विच सेक्टर हेल्प्ड to cushion the shock of the COVID-19 pandemic on the Indian economy in financial year 21 with a growth of 3.4%. ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, नॉन ऑफ द अबव। ये मैंने आपको गा गा के बताया। क्या बताया? कि हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में, उस इंडियन इकोनॉमी में कुल मिला के ओवरऑल 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर है जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर है जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा जो है वो टर्सरी सेक्टर है जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये जो 3 क्षेत्र हैं, अगर मैं इन 3 क्षेत्रों की बात करूं, इन 3 क्षेत्रों की बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों की बात करूं तो इसमें आपका क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर का पार्ट है। बोलिए, इसमें क्या आ जाता है? इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इसमें क्या आ जाता है? सर्विसेज आ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि टर्सरी ने पेंडेमिक में क्या हुआ? नेगेटिव ग्रोथ शो हुआ, नेगेटिव ग्रोथ था। सेकेंडरी में क्या हुआ? नेगेटिव ग्रोथ था। लेकिन भैया मोदी जी ने थोड़ी ना कहा था कि लॉकडाउन में खेती नहीं करोगे। खेती तो करी गई, एग्रीकल्चर हुआ, तो इस सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ शो किया, वो भी कितने परसेंट का? 3.5% का। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? दैट इज द प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। बोलिए यस और नो। चलिए बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखते हैं और समझने का काम करते हैं। हाउ मच इज द इंडियाज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो? इसका पहले मतलब समझिए। सपोज करिए आपकी जीडीपी, सपोज करिएगा आपकी जीडीपी, मैंने कह दिया आपकी जीडीपी जो प्रेजेंट में है वो है 134 लाख करोड़ की, लाख करोड़ की, ठीक है। ये है, ये कह रहा है जो मार्केट कैप है, जो मार्केट का कैपिटल है शेयर बाजार का, वो हमारे जीडीपी से या जीडीपी के रेशियो से कितना है? मोर देन 100%। मतलब कहने का कि जो हमारी जीडीपी प्रेजेंट में है उस जीडीपी का लगभग 100% से ज्यादा जो है वो हमारे भारतीय बाजार
या जो सेंसेक्स और निफ्टी है इनका कैपिटल है। किनका कैपिटल है? सेंसेक्स और निफ्टी का। अब मेरी बात सुनिएगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी रिजल्टेड इन इंडियाज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्रॉसिंग 100% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2010। 2010 के बाद, मतलब ये घटना भी लगभग 10 से 11 वर्षों के बाद घट रही है कि ऐसा हुआ है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो निफ्टी है, उनका जो मार्केट कैप है वो हमारी जीडीपी से या जीडीपी के 100% से ज्यादा आगे निकल गया है या मोर देन 100% से आगे है। ये बात क्लियर? मार्केट कैप का मतलब होता है पैसा, उनके पास कैपिटल के रूप में कितना पैसा है। बात क्लियर होगी? जल्दी से बताएं, आगे बढ़ा जाए भाई। बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया नाउ हैज फॉरेक्स रिजर्व टू कवर इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। मान लीजिए अगर हमें कई देशों से इंपोर्ट करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए? इंपोर्ट करना पड़ जाए, तो हम कितने महीनों तक इंपोर्ट कर पाएंगे? ऑप्शन 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने। यहां पर आप एक काम करिएगा, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहां पर 36 महीने नहीं होगा, यहां पर आंसर जो होगा वो होगा 18 महीने। कितने महीने होगा? 18 महीने। अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ जाए अलग अलग कंट्रीज से, मान लीजिए हमने चाइना से कुछ इंपोर्ट किया, कुछ हमने यूएस से इंपोर्ट किया, कुछ हमने रसा से इंपोर्ट किया, कुछ हमने यूके से इंपोर्ट किया, कुछ हमने इज़राइल से इंपोर्ट किया, कुछ हमने इराक से इंपोर्ट किया, कुछ हमने ईरान से इंपोर्ट किया। अगर हमें इन सभी से कुछ लेना पड़ जाए तो हम ऐसी स्थिति में कितने महीने? 18 महीने तक अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न जाग रहा होगा, वो प्रश्न क्या है वो भी मैं बता देता हूं आप सभी को। वो प्रश्न ये है कि सर ये बता दीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व वर्तमान में है कितना। वर्तमान में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 580, कितना है? 580 बिलियन डॉलर। अब आप कहो सर 580 बिलियन डॉलर में क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स रिजर्व में आप कह सकते हो कि डॉलर होगा, आप कह सकते हो कि पाउंड होगा, बोलिए, आप कह सकते हो एन होगा, आप कह सकते हो यूरो होगा, बोलिए, आप कह सकते हो एसडीआर होगा, आप कह सकते हो गोल्ड होगा। ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट हो गया, गोल्ड हो गया, ये करेंसीज हो गई। तो ये सब जो है ये आपके फॉरेक्स रिजर्व के भाग हैं। क्या है? ये फॉरेक्स रिजर्व के भाग हैं। आई होप सो गाइज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 18 महीने तक हम बिना कुछ किए, अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दूसरे देशों से कुछ ना कुछ जो ले रहे हैं वो ले सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। बात क्लियर? चलिए अगली बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेट इज करेक्ट। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये चैप्टर 2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चैप्टर 2 की बात कर रहा है और कह रहा है कि ग्रोथ और डेट के लिए कौन सा करेक्ट है। मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं तो मैं ये कहूं कि क्या आपको लोन लेनी चाहिए? 100% बिल्कुल लेनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सरकार को डेट लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए 100%। अगर मैं आपसे कहूं
कि सरकार ने 1,000 रुपए लोन लिया, डेट लिया, ठीक है, और सरकार को इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सरकार को कितने हुए? 1100 रुपए हो गए। 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो सरकार को कितने मिले? 1100 रुपए। लेकिन सरकार को इसमें 5% का इंटरेस्ट पे करना है। क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। जब इंटरेस्ट पे करना है 5% का, तो सरकार को यहां पर 1,050 रुपए क्या करने हैं? पे करने हैं। तब भी आप देखिए यहां से डिफरेंस, सरकार को 50 रुपए का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो सरकार को ग्रोथ के लिए डेट हमेशा लेना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ? ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। यहां पर डेट लीड टू ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी होगा? नहीं होगा। बोथ ग्रोथ एंड डेट लीड टू सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा। नाइदर के केस में बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज ए। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। विच पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू एनेबल ग्रोथ ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। जब हमारी इकोनॉमी में डाउन टर्न्स आ जाते हैं, मतलब गिर जाती है, और गिरने के बाद जब वो उठने का प्रयास करती है तो क्या करना चाहिए? अभी अभी मैंने आप सभी को बताया था, जब इकोनॉमी गिरे, जब क्या गिरे? इकोनॉमी गिरे, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है या जो गवर्नमेंट है, उसे क्या करना चाहिए? उसे यहां पर कहीं ना कहीं एक काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि अगर कोई सेक्टर गिर रहा है तो वहां पे सरकार को क्या करनी चाहिए? लिक्विडिटी, गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? लिक्विडिटी फ्लश करनी चाहिए, लिक्विडिटी डालनी चाहिए। जब लिक्विडिटी गवर्नमेंट डालेगी तो उस सेक्टर में क्या आ जाएगा बेटा? ग्रोथ आएगा। जब उस सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ समय के बाद जब ग्रोथ आ जाए तो उस एक समय अंतराल गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जैसे ग्रोथ आती है वैसे ही गवर्नमेंट को या आरबीआई को उस लिक्विडिटी को क्या कर लेना चाहिए? ले लेना चाहिए, या आप कह सकते हो रिमूव कर लेना चाहिए। बात क्लियर हो गई? बताइए, हटा लेना चाहिए। तो ये जो काम होगा, ये काम होगा काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत। अब ऐसा ना हो कि आपने पैसा डाला, सपोज करिए कि प्राइवेट सेक्टर डूब रहा है, तो आपने पैसा डाला मार्केट में, आपने पैसा डाला, सेक्टर चल गया, ग्रो कर गया, उठ गया, 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा हो गया, पर आपका पैसा तब भी पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में वो इन्फ्लेशन की कंडीशन को बुलाएगा। किसे बुलाएगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन को बुला देगा। तो आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि आपको उस पैसे को मार्केट से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है मेरे दोस्त? गवर्नमेंट का। किस पॉलिसी के अंतर्गत? काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत।